नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की हाल की कुछ गतिविधियों और घोषणाओं पर एक आप जरा गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं जो बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, फॉरेक्स, सरकारी फाइनेंस, इन सब अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें, समझें कि आरबीआई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और हम सब पर मतलब आम लोगों पर इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। आरबीआई इस समय काफ़ी सक्रिय है और अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हो रहे हैं उनके साथ मतलब तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आज की बातचीत में हम इन्हीं बदलावों की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि इन फैसलों के पीछे की सोच क्या है और इनका असली मतलब क्या निकलता है। चलिए तो शुरू करते हैं दावी जमा से। अनक्लेम डिपॉजिट्स, ऐसा। ये वो पैसा है जो बैंकों में पड़ा है लेकिन कोई लेने वाला नहीं। सुना है ये रकम काफी बढ़ गई है। हाँ, ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। मार्च 2024 तक देखें तो करीब 78,213 करोड़। ये वो पैसा है जो सेविंग्स या करंट अकाउंट में 10 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ। 10 साल? जी। या फिर एफडी जो मैच्योर हो गई लेकिन 10 साल बाद भी किसी ने क्लेम नहीं किया। ये पैसा फिर आरबीआई के पास एक खास फंड में चला जाता है। अच्छा, कौन सा फंड? इसे कहते हैं जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष या डीईए फंड। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये रकम लगातार बढ़ रही है, मतलब पिछले साल से भी करीब 26% ज्यादा। बाप रे, तो आरबीआई इसे कम करने के लिए क्या कर रहा है, कुछ खास? हाँ, अब आरबीआई इसे मिशन मोड में ले रहा है। बैंकों को साफ कहा गया है कि अगले 3 महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 इसमें तेजी लाएं, निपटान तेजी से करें। कैसे करेंगे तेजी? इसके लिए जिला स्तर पर खास कैंप लगाए जाएंगे। पहला कैंप अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में गुजरात में होगा, फिर पूरे देश में। एसएलबीसी मतलब स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इसे कोऑर्डिनेट करेगी। अच्छा, और मान लीजिए किसी को सालों बाद याद आता है या पता चलता है कि उनके या परिवार के पैसे कहीं फंसे हैं, तो क्या वो पैसा गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यही है कि जमाकर्ता या उनके जो कानूनी वारिस हैं वो बाद में भी कभी भी अपने बैंक से ब्याज समेत वो पैसा वापस ले सकते हैं। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, और इसे आसान बनाने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल भी बनाया है, UDGAM पोर्टल। ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। UDGAM? जी, UDGM। यहाँ कोई भी एक ही जगह पर अलग अलग बैंकों में अपनी या अपने परिवार की कोई पुरानी भूली हुई जमा राशि ढूंढ सकता है। ये काफी मददगार है। ये तो हुई अदावी जमा की बात। इसी से जुड़ा एक और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, मृत खाता धारकों के दावों का निपटान। यहाँ भी आरबीआई ने कुछ नियम बदले हैं शायद, प्रक्रिया आसान करने के लिए। हाँ, और ये बहुत जरूरी कदम है। अक्सर होता था कि नॉमिनी होने पर भी बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, प्रक्रियाएं बहुत जटिल थीं। हाँ, ये तो सुना है। अब आरबीआई ने नियम एकदम साफ कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खाते में नॉमिनी है या कोई जॉइंट होल्डर है जो जीवित है, तो बैंक किसी भी हालत में सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट या कोई इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं मांग सकता, चाहे खाते में कितनी भी रकम हो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत है। मतलब रकम की कोई सीमा नहीं? कोई सीमा नहीं। अगर नॉमिनी या सर्वाइवर है तो सीधे भुगतान होगा। और अगर नॉमिनी नहीं है तब? ऐसे केस भी तो बहुत होते होंगे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी प्रक्रिया सरल की है। अगर नॉमिनी नहीं है, वसीयत नहीं है और कोई झगड़ा भी नहीं है, तो सहकारी बैंक 5 लाख तक और बाकी बैंक 2.5 लाख रुपए तक के दावे आसानी से निपटा सकते हैं। अच्छा। सिर्फ हाँ, इसके लिए बस आरबीआई का एक तय फॉर्म है, डेथ सर्टिफिकेट और जो दावा कर रहा है उसकी पहचान के दस्तावेज, बस। ये तो काफी आसान लग रहा है। हाँ, पर बैंक एहतियात के तौर पर दावेदार से एक इंडेमनिटी बॉन्ड और अगर दूसरे कानूनी वारिस है तो उनसे एनओसी मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग सकता है। ये उनकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, और 15 लाख से ज्यादा के दावों का क्या, या अगर कोई विवाद हो जाए? देखिए, 15 लाख से ऊपर की रकम के लिए या सहकारी बैंकों में 5 लाख से ऊपर फिर कानूनी दस्तावेज लगेंगे, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह। और अगर सिर्फ वसीयत है और पाने वाला कानूनी वारिस नहीं, तो सारे दस्तावेज लाभार्थी को देने होंगे। और हाँ, अगर कोई झगड़ा या विवाद है तब तो मामला कोर्ट के ऑर्डर, प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट से ही सुलझेगा। इसमें एफडी को लेकर भी कुछ राहत है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हाँ, एक और सहूलियत है। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक अब एफडी को लॉक इन पीरियड में भी तोड़ सकते हैं बिना कोई पेनल्टी लगाए। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। जी, ये सारे नए नियम बैंकों को 31 मार्च 2026 तक लागू करने हैं। कोशिश यही है कि पूरे प्रक्रिया आसान, ट्रांसपेरेंट और सभी बैंकों में एक जैसी हो। चलिए, अब जमा राशि से हटकर जरा डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं।
डिजिटल पेमेंट तो आजकल सबकी जिंदगी का हिस्सा है। इसके ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण को लेकर आरबीआई कुछ नए नियम ला रहा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे शायद। जी हाँ, 2026 से। तो क्या एसएमएस ओटीपी का जमाना गया? गया तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उस पर निर्भरता जरूर कम होगी। नए गाइडलाइंस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2FA तो रहेगा ही। वो तो अभी भी है। हाँ, लेकिन अब शर्त यह है कि 2 में से कम एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए, मतलब हर लेन देन के लिए नया और यूनिक। तो ओटीपी तो डायनामिक ही होता है। हाँ, एसएमएस ओटीपी डायनामिक है, लेकिन नया ये है कि अब सिर्फ एसएमएस ओटीपी ही ऑप्शन नहीं होगा। बैंक और पेमेंट कंपनियां चाहें तो एसएमएस ओटीपी की जगह या उसके साथ साथ बायोमेट्रिक्स यूज कर सकती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या फिर डिवाइस बेस्ड टोकन, पासफ्रेज, पिन। कई विकल्प दिए हैं। अच्छा, मतलब विकल्प बढ़ रहे हैं। हाँ, बस शर्त वही है कि कम से कम एक तरीका डायनामिक हो। लेकिन इसका मकसद क्या है? मौजूदा तरीका सेफ नहीं था क्या? मकसद है सुरक्षा को और पुख्ता करना। देखिए, एसएमएस ओटीपी सेफ है, पर सिम स्वैपिंग जैसी धोखाधड़ी, हाँ, वो तो सुना है। हाँ, उसके मामले आए हैं। तो नए विकल्प आने से सिक्योरिटी की एक और लेयर जुड़ेगी और बैंकों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो रिस्क और ग्राहक की सुविधा के हिसाब से बेहतर तरीका चुने। वैसे छोटे मोटे लेन देन मतलब लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इस नियम से छूट दी गई है। अच्छा, और वो टोकनाइजेशन का क्या है? हाँ, आरबीआई ने ये भी कहा है कि टोकनाइजेशन सेवाओं को इंटरऑपरेटेबल बनाए। मतलब एक बार आपने कार्ड टोकनाइज कर लिया तो वो अलग अलग पेमेंट ऐप्स पर काम करना चाहिए, ये नहीं कि हर ऐप के लिए अलग से करें। ये तो अच्छा है। क्या ये नियम इंटरनेशनल पेमेंट्स पर भी लागू होंगे? नहीं, ये नए नियम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर लागू नहीं होंगे, लेकिन हाँ, 1 अक्टूबर 2026 तक कार्ड जारी करने वाले बैंकों को एक सिस्टम बनाना होगा जिससे वे विदेश में होने वाले कार्ड नॉट प्रेजेंट लेन-देन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग को ऑथेंटिकेट कर सकें अगर विदेशी मर्चेंट रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। और ये सब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है तो पेमेंट एग्रीगेटर्स पीएस और पेमेंट गेटवे पीजीज का जिक्र भी जरूरी है। इनके लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या खास है इनमें? हाँ, ये भी बहुत अहम है क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। आरबीआई ने इनके रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। मोटी बात यह है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स मतलब पीएस जो व्यापारियों की तरफ से पेमेंट कलेक्ट करके सेटल करते हैं, हाँ। वो अब सीधे आरबीआई के रेगुलेशन में आएंगे, जबकि पेमेंट गेटवेज पीजीज जो सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उन्हें रेगुलेट तो नहीं किया जाएगा, पर उनसे कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। तो मतलब पीए बनने के लिए और लाइसेंस लेना होगा? बिल्कुल, गैर बैंक पीएस को आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना होगा। इसके लिए कंपनी का भारत में रजिस्टर्ड होना जरूरी है और नेटवर्थ की भी शर्त है। आवेदन के समय कम से कम 15 करोड़ जो 3 साल में 25 करोड़ करनी होगी और बनाए रखनी होगी। अच्छा, 15 करोड़। जी, और अगर कंपनी के मालिकाना हक या मैनेजमेंट में कोई बड़ा बदलाव होता है तो 15 दिन में आरबीआई को बताना होगा। एक नोडल अफसर भी रखना होगा कंप्लायंस और शिकायतों के लिए। और ग्राहकों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? कई है। पीएस को व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने से पहले उनकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करनी होगी, मतलब जांच पड़ताल, ताकि फ्रॉड रुके। व्यापारियों को भी पीसीआई डीएसएस जैसे डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। पीसीआई डीएसएस? हाँ, ये कार्ड इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। और ग्राहकों से लिया गया पैसा पीएस को एक एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ। एस्क्रो अकाउंट मतलब सुरक्षित खाता? हाँ, बिल्कुल। हर साल सर्टेन के पैनल वाले ऑडिटर से सिक्योरिटी ऑडिट कराना भी जरूरी है। कोई साइबर घटना हो तो तुरंत आरबीआई और सर्टेन को बताना होगा। और सबसे जरूरी बात, गाइडलाइंस फिर कहती हैं कि न पीए न व्यापारी कोई भी ग्राहक के कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर सकता। मतलब सीवीवी, कार्ड नंबर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते? जी नहीं। और रीफंड भी उसी तरीके से वापस जाएगा जिससे पेमेंट आया था, जब तक ग्राहक खुद कोई और ऑप्शन न चुने। ठीक है। फिनटेक की दुनिया में एक और टर्म आजकल चल रहा है, एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फेस मतलब फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट का नाम आ रहा है। हाँ, फेस भारत का पहला फिनटेक एसआरओएफटी है जिसे आरबीआई से मान्यता मिली है। अगस्त 2025 में इसे मान्यता मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में इसकी ग्रोथ जबरदस्त रही है। कितनी ग्रोथ? सदस्यों की संख्या 60 से बढ़कर
करीब 275 हो गई हैं। पहले ये मुख्य रूप से डिजिटल लेंडिंग पर फोकस करते थे, लेकिन अब इसमें पेमेंट्स, P2P लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, रेगटेक, ये सब कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। अच्छा, तो ये एसआरओ बनने के लिए भी आरबीआई की कुछ शर्तें होंगी? हाँ, है। फिनटेक एसआरओ के तौर पर मान्यता के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए की नेट वर्थ चाहिए। वैसे तुलना के लिए बताऊं, जो फाइनेंशियल मार्केट के सामान्य एसआरओ हैं जैसे फिम्डा, उनके लिए 10 करोड़ चाहिए, और अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के एसआरओ के लिए भी 2 करोड़ ही चाहिए। फेज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ सुगंध सक्सेना है। इनका मकसद है इंडस्ट्री में अच्छी प्रैक्टिसेस और नैतिकता को बढ़ावा देना। चलिए, अब जरा बाजार संचालन और आरबीआई की अपनी नीतियों की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई ने एफएक्स ग्लोबल कोड के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई है। ये कोड क्या है? एफएक्स ग्लोबल कोड ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए है। ये कोई कानून नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार के ग्लोबल सिद्धांत है। अच्छा, प्रिंसिपल्स। जी, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस। मकसद है दुनिया भर के होलसेल एफएक्स मार्केट में ईमानदारी, पारदर्शिता लाना, ताकि बाजार सही ढंग से काम करे। इसे सेंट्रल बैंकों और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर बनाया है। आरबीआई ने बस ये कंफर्म किया है कि वो एक मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पर इन सिद्धांतों का पालन करता है और करता रहेगा। ठीक है, बाजार से जुड़ी एक और खबर है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलरों एसपीडीज के बारे में। इन्हें आप कुछ खास डेरिवेटिव्स में भाग लेने की इजाजत मिली है। हाँ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। एसपीडीज को जब एडी कैट 3 का लाइसेंस मिल जाता है, तो वे अब रुपये से जुड़े नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एनडीडीसीज में कारोबार कर सकते हैं। एनडीडीसीज, ये क्या होता है? एनडीडीसीज एक तरह के वायदा अनुबंध होते हैं जिनका सेटलमेंट रुपये में ना होकर किसी फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर में होता है। ये ज्यादातर ऑफशोर मार्केट में यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं? रुपए के एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने, मतलब हेजिंग के लिए करते हैं। पहले ये इजाजत सिर्फ बड़े बैंकों एडी कैट को थी, जिनकी आईएफएससी में बैंकिंग यूनिट थी। अब एसपीडीज को भी इजाजत मिलने से घरेलू बाजार में हेजिंग के ऑप्शन बढ़ेंगे, मार्केट में गहराई आएगी। तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। जी, ये रुपए की स्थिरता और फॉरेक्स मार्केट के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई सिर्फ दूसरों के लिए नियम नहीं बना रहा, बल्कि अपने ही नियमों की समीक्षा के लिए भी एक सिस्टम बना रहा है। हाँ, ये रेगुलेटरी गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से एक नियामक समीक्षा सेल यानी आरआरसी बनाया है। आरआरसी? जी, रेगुलेटरी रिव्यू सेल। इसका काम होगा ये पक्का करना कि आरबीआई के जारी किए गए सभी नियम कानूनों की हर 5 से 7 साल में एक बार ठीक से सिस्टमैटिक तरीके से समीक्षा हो। ये सेल रेगुलेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा। क्या समीक्षा में बाहर के एक्सपर्ट्स भी होंगे? बिल्कुल। इस आरआरसी को सलाह देने के लिए 6 अनुभवी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया है, एजीआर, एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन। इसकी अध्यक्षता एसबीआई के एमडी राणा आशुतोष कुमार सिंह करेंगे। अच्छा, इसमें तो बड़े नाम हैं। हाँ, इसमें टीटी श्रीनिवासन, गौतम ठाकुर, श्याम श्रीनिवासन, रवि दुबुरू, एनएस कन्नन जैसे दिग्गज हैं। ये समूह इंडस्ट्री का फीडबैक देगा और समीक्षा में मदद करेगा। ये आरबीआई के मई 2025 वाले नियम बनाने के ढांचे के हिसाब से ही है, जिसमें कहा गया था कि नियम बनाने से पहले सलाह मशवरा, इम्पैक्ट असेसमेंट और रिव्यू होना चाहिए। आरबीआई की अंदरूनी बातों से जुड़ी एक और अनोखी पहल सामने आई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कर्मचारियों के लिए खुला मंच या ओपन हाउस शुरू किया है। हाँ, ये काफी यूनिक इनिशिएटिव है। इसके तहत आरबीआई के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी बिना अपॉइंटमेंट के हर वर्किंग डे सुबह 10 से 10:30 बजे सीधे गवर्नर से मिल सकते हैं। सीधे गवर्नर से? जी, मकसद है कि वो आरबीआई के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें या किसी मुद्दे पर बात करें। हालांकि इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे पर्सनल मामलों पर बात नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है, फीडबैक लेना। हाँ, ये दिखाता है कि आरबीआई सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं, अपने लोगों से भी फीडबैक लेना चाहता है। इसी फीडबैक की कड़ी में शायद वो कंसल्टेशन पेपर भी है जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की समीक्षा पर जारी किया है। बिल्कुल। आरबीआई ने पब्लिक से मॉनेटरी पॉलिसी के मौजूदा ढांचे पर राय मांगी है। इसमें 4 बड़े सवाल पूछे हैं। क्या सवाल है? पहला, कि महंगाई का टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन पर हो या कोर इन्फ्लेशन पर। दूसरा, क्या 4% का मौजूदा टारगेट ठीक है। तीसरा, टारगेट के आसपास जो टॉलरेंस बैंड है ±2%, क्या वो ठीक है या बदलना चाहिए।
और चौथा, क्या एक फिक्स टारगेट की जगह एक रेंज रखनी चाहिए, जैसे 3-5%? अरे, ये तो बहुत बड़े सवाल हैं। इनका असर तो पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। जी हाँ, इसीलिए पब्लिक कंसल्टेशन किया जा रहा है। अब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों और सरकारी वित्त की बात करते हैं। भारत का चालू खाता घाटा CAD कैसा रहा हालिया तिमाही में? वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 के आंकड़े आए हैं। CAD घटकर $2.4 बिलियन रह गया, जो GDP का सिर्फ 0.2% है। ये तो कम है। हाँ, पिछले साल इसी तिमाही में ये $8.6 बिलियन था, GDP का 0.9%। तो सालाना आधार पर सुधार है। लेकिन इससे पिछली तिमाही जनवरी-मार्च 2025 में हमें सरप्लस था, $13.5 बिलियन का। तो तिमाही दर तिमाही देखें तो स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। अच्छा, इन आंकड़ों में और क्या खास है? कुछ मुख्य चीजें हैं। माल व्यापार घाटा मतलब मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बढ़कर $68.5 बिलियन हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेवाओं से नेट कमाई, नेट सर्विसेज रिसीट्स बढ़कर $47.9 बिलियन हो गई। सर्विसेज अच्छा कर रही हैं। हाँ, और रेमिटेंस मतलब विदेश से भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, वो भी बढ़कर $33.2 बिलियन हो गया। ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। FDI का क्या हाल रहा? FDI इनफ्लो थोड़ा कम हुआ, 5.7 बिलियन, लेकिन FPI इनफ्लो पॉजिटिव रहा, 1.6 बिलियन। ECBs मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए भी अच्छा पैसा आया, 3.7 बिलियन। कुल मिलाकर इस तिमाही में देश का फॉरेक्स रिजर्व $4.5 बिलियन बढ़ा है। ठीक है। विदेश भेजा जाने वाले पैसे की बात करें तो LRS मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के आंकड़े क्या कहते हैं? लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं पैसा? LRS के तहत अप्रैल-जून 2025 तिमाही में करीब $6.92 बिलियन बाहर भेजे गए। ये पिछले साल की इसी अवधि के लगभग बराबरी है, सिर्फ 0.5% ज्यादा। अच्छा, मतलब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा की तरह इंटरनेशनल ट्रैवल का रहा, करीब 2% बढ़कर $3.9 बिलियन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि विदेश में पढ़ाई, ओवरसीज एजुकेशन के लिए भेजे गए पैसे में 24% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है। 24%? ये तो काफी ज्यादा है। क्यों? ये घटकर सिर्फ $452 मिलियन रह गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद वीजा में देरी, या छात्र दूसरे फाइनेंसिंग ऑप्शन देख रहे हों, या डॉलर का महंगा होना। कहना मुश्किल है अभी। और बाकी खर्चे? गिफ्ट्स, रिश्तेदार? गिफ्ट्स के लिए भेजा गया पैसा करीब 12% घटा है, और रिश्तेदारों के रखरखाव के लिए भेजा गया पैसा लगभग स्थिर रहा, $983.5 मिलियन। तो मुख्य गिरावट पढ़ाई वाले खर्चे में। जी, LRS स्कीम 2004 में शुरू हुई थी, और इसके तहत कोई भी रेजिडेंट भारतीय एक साल में $2.5 लाख तक बाहर भेज सकता है। अब बात करते हैं सरकारी खजाने की। सरकार उधार लेती है अपने खर्चों के लिए। दूसरी छमाही के लिए क्या प्लान है? सरकार ने RBI के साथ मिलकर अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक का बोरोइंग कैलेंडर फाइनल कर लिया है। इस दूसरी छमाही H2 में सरकार बाजार से 6.77 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। 6.77 लाख करोड़? जी, इसमें 10,000 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। क्या ये पहले के अनुमान से कम है? हाँ, थोड़ा कम है। बजट में पूरे साल के लिए 14.82 लाख करोड़ का अनुमान था। पहली छमाही में टारगेट से 5,000 करोड़ कम उधार लिया, और अब दूसरी छमाही का अनुमान भी 5,000 करोड़ घटा दिया है। तो अब पूरे साल का संशोधित उधार 14.72 लाख करोड़ हो गया है। अच्छा। सरकार ने लंबी अवधि वाले बॉन्ड्स 30-50 ईयर्स का हिस्सा भी H2 में कम कर दिया है। H1 में 34.6% था, अब 29.5% कर दिया है। ये उधार 22 हफ्तों में नीलामियों के जरिए 6 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। सरकारी बॉन्ड की बात चली रही है, तो एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड FRB 2033 की ब्याज दर भी तय हुई है। हाँ, GOI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 पर अगली छमाही मतलब 22 सितंबर 2025 से 21 मार्च 2026 तक ब्याज दर 6.82% सालाना तय हुई है। ये कैसे तय होती है? इसका तरीका थोड़ा टेक्निकल है। ये पिछले 3 182 डे वाले टीबल नीलामियों की औसत यील्ड YAY पर आधारित बेस रेट में 1.22% का फिक्स्ड स्प्रेड जोड़कर तय होती है। इन बॉन्ड्स पर हर 6 महीने में ब्याज मिलता है। सरकारी वित्त से जुड़ा एक और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS की फंडिंग को लेकर। ये SNS पास मॉडल क्या है?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। इसका असर राज्यों के फाइनेंस पे भी पड़ेगा। कैसे? अभी क्या होता है? अभी तक केंद्र सरकार सीएसएस के लिए पैसा राज्यों के खजाने मतलब ट्रेजरी में भेजती थी। फिर राज्य उसमें अपना हिस्सा मिलाकर उसे लागू करने वाली एजेंसी एसएनए यानी सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में डालते थे। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इस प्रोसेस में अक्सर देरी होती थी। पैसा काफी समय तक सिस्टम में यूं ही पड़ा रहता था, जिसे फंड फ्लोट कहते हैं। अनुमान है कि करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ का फंड फ्लोट रहता था। अरे बाप रे, 1.5 लाख करोड़? जी, अब नई व्यवस्था में जो नवंबर 2025 से लागू होगी, केंद्र सरकार सीएसएस का पैसा, जिनका कुल बजट करीब 5 लाख करोड़ सालाना है, सीधे राज्यों के खजाने के बजाय आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर बने एसएनए खातों में भेजेगी। आरबीआई के पास? हाँ, इसे ही एसएनए स्पार्श मॉडल कह रहे हैं। राज्य भी अपना हिस्सा सीधे इन्हीं आरबीआई खातों में डालेंगे। इससे फंड का फ्लो तेज होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और वो जो फंड फ्लोट था वो खत्म हो जाएगा। तो इससे बचत होगी? बिल्कुल। अनुमान है कि इससे अकेले केंद्र सरकार को ही सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपए की ब्याज लागत बचेगी, क्योंकि उसे कम उधार लेना पड़ेगा। राज्यों को भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें फंड टाइम पर मिलेगा। सरकार ने 66 सीएसएस को इस नए मॉडल के तहत लाने के लिए नोटिफाई कर दिया है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ एक बड़ा कदम है। वाकई में ये बड़ा बदलाव है। और अंत में आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट में भी एक बदलाव हुआ है। नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? हाँ, शिरीष चंद्र मुर्मू जी को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के लिए होगा। वो एम राजेश्वर राव जी की जगह लेंगे। शिरीष चंद्र मुर्मू? ये आरबीआई से ही हैं। जी हाँ, वो आरबीआई के ही कैडर से हैं। उन्हें सेंट्रल बैंकिंग का 33 साल से ज्यादा का अनुभव है। नियुक्ति से पहले वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और सुपरविजन डिपार्टमेंट देख रहे थे। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी एसीसी ने मंजूरी दी है। अच्छा, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। बाकी 3 हैं स्वामीनाथन जानकीरमन जी, टी रविशंकर जी और पूनम गुप्ता जी। कुल मिलाकर देखें तो आरबीआई कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। हाँ। एक तरफ ग्राहकों की सहूलियत और सुरक्षा, जैसे अदावी जमा, मृतक दावे, डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन। दूसरी तरफ फिनटेक और पेमेंट सिस्टम का रेगुलेशन, पीआरपीजी नियम, एसआरओ। फिर मार्केट की स्थिरता, एफएक्स कोड, एनडीडीसीज, और साथ ही सरकारी फाइनेंस को बेहतर बनाने में भी भूमिका निभा रहा है, जैसे सीएसएफ फंडिंग वाला बदलाव। हाँ, और अपनी कार्यप्रणाली को भी सुधार रहा है। आरसी गवर्नर का ओपन हाउस। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे कदम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना, आधुनिक बनाना, सुरक्षित और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ढालना। आरबीआई लगातार उभरते जोखिमों और मौकों पर नजर रखे हुए है और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज बदल रहा है। हाँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियां। जी, आरबीआई एक प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहा है। और जैसा हमने डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक रेगुलेशन में देखा, आरबीआई लगातार सुरक्षा और नियमों को सख्त कर रहा है। ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि क्या हम इनोवेशन, मतलब नई खोजों को बढ़ावा देने और सुरक्षा पक्की करने के बीच सही बैलेंस बना पा रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये एक नाजुक संतुलन है और देखना होगा कि भविष्य में आरबीआई इसे कैसे साझता है। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को आरबीआई की इन हालिया गतिविधियों की एक गहरी समझ मिली होगी।